तो रिवीजन चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम जो पहली चीज हमने लिखी है, जो हम पहले देखेंगे, वो है टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। उसमें डाटा पैकेट के अंदर हम ये लिखेंगे कि डाटा जो होता है, कहता है ना कि डाटा जब हम भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम डाटा पैकेट बना के भेजते हैं, और उस डाटा पैकेट को हम डाटाग्राम भी कहते हैं। उसको डाटा पैकेट्स को ही, डाटा पैकेट का दूसरा नाम डाटाग्राम है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि एक डाटा जो होता है वो 64 KB का होता है, ठीक है ना। तो एक डाटा आपके पास 64 KB का होता है। दूसरी बात, अभी मैं आपको जो चीज बता रहा था, जैसे पैकेट स्ट्रक्चर है, एक पैकेट आप भेज रहे हो, जैसे पैकेट से मुराद है कि नॉर्मली आप देखते होगे कि आप TCS के जरिए कोई पैकेट भेजते हो, तो ऐसा ही होता है ना कि सबसे पहले यानी जिसको भेजना होता है, जैसे उसके ऊपर, उस डब्बे के ऊपर आप लिखते हो कि भाई कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है। तो इसी तरह जो पहली चीज है वहाँ पे वो है हेडर। वहाँ पे क्या है पहली चीज? हेडर। हेडर। हेडर के कितने हिस्से होते हैं? 4। जैसे IP एड्रेस ऑफ द सोर्स, भेज कौन रहा है? IP एड्रेस ऑफ सेंडर। IP एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि किसको भेजा जा रहा है। आप जब डाटा पैकेट भेजते हो, तो डाटा पैकेट पे लिखा होता है ना कि भाई फ्रॉम दिस टू दिस, तो इस तरह ये आ गया। फिर सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट, अगर आप लोगों ने देखे होंगे कुछ कार्टन होते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है 1 2 3 4, यानी आप कोई भी चीज उठाते हो उसमें लिखा आता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, या 4 है। आपने कोई चीज खरीदी, कोई भी असेंबल होने वाला कोई भी आइटम खरीदा, तो उस असेंबल्ड आइटम के ऊपर 1 2 3 4 लिखा होता है, उसको यानी आपको समझाया जा रहा होता है कि उसका सीक्वेंस क्या है। और सबसे आखिर में जो चीज है वो है साइज ऑफ द पैकेट। साइज ऑफ द पैकेट, अभी कितना बताया, एक साइज ऑफ द पैकेट कितना होता है? 64 KIB का होता है, ठीक है। दूसरी चीज, द एक्चुअल डाटा। पहले में तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है ना, दूसरे वाले में एक्चुअल डाटा होता है, और उस चीज को हम क्या कहते हैं? पेलोड। तो दूसरी चीज क्या हो गई? पेलोड। और पेलोड के अंदर जो होता है वो होता है एक्चुअल डाटा। ये बस समझ में आती है, ठीक है। आईपी एड्रेस सेंडर, आईपी एड्रेस रिसीवर, IP एड्रेस सेंडर, IP एड्रेस रिसीवर, सीक्वेंस ऑफ द पैकेट, और चौथे नंबर के ऊपर उसका साइज ऑफ द पैकेट, ठीक है। पेलोड के अंदर क्या आ गया? एक्चुअल डाटा इन द पैकेट। एक्चुअल डाटा क्या है? अच्छा, ट्रेलर के अंदर क्या आ जाएगा? मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ऑफ द पैकेट, कि पैकेट खत्म कहाँ पर हो रहा है। जैसे नॉर्मली हमारे पास अगर कार्टन में कोई चीज खत्म हो जाती है, हम रख रहे होते हैं, तो हम उसको, उसके ऊपर कोई पेपर रख देते हैं और उसके बाद उसको टेप कर देते हैं, ठीक है। यानी कोई भी पार्सल है अगर वो खत्म हो गया, लेट सपोज, तो हम बताते हैं ना कि मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट, का मतलब है कि चीज खत्म हो गई है। तो ये आ गया मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पैकेट। और इसके साथ साथ यानी ट्रेलर के अंदर भी दो चीजें। पहला तो ये कि मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट, कि पैकेट का एंड क्या हो रहा है। और आखिरी चीज है सम फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग। अभी हमने एरर चेकिंग मेथड कितने होते हैं राफे बताओ? दो ऐसा तुम बताओ, दो राफे बताएगा। एरर चेकिंग मेथड कौन कौन से होते हैं? चेकसम, शाबाश। हाँ बताओ भाई राफे, कौन कौन से होते हैं? राफे बताओ, आ रही है बस? जी सर आ रही। बताओ ना कौन कौन से हैं एरर चेकिंग में। चेकसम हो गया, चेक डिजिट हो गया, इको होता है, इको चेक, और एक होता है ARQ। राफे इसमें से कोई दो बताओ क्या काम करते हैं, चार नामों में से बताओ कोई। सर याद नहीं है मुझे। भाई देखो, जैसे अगर हम नीचे भी जाके देखते हैं इसको, तो ये बातें तो खैर हमने कर ली कि एक पैकेट में क्या क्या चीजें होती हैं, वो ये ज्यादातर पूछता है। बाकी जो एरर डिटेक्शन मेथड है ना, एरर डिटेक्शन मेथड, तो यहाँ पर एरर डिटेक्शन मेथड हमारे पास 4 तरह के हो गए। जैसे यहाँ से देखो, सबसे पहले, अच्छा एक पांचवा भी है पैरिटी चेक, ठीक है। तो पैरिटी चेकिंग याद है क्या होता है? पैरिटी चेकिंग में होता है कि पैरिटी दो तरह की होती है। एक पैरिटी कौन सी होती है? इवन पैरिटी, और एक होती है ऑड पैरिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एरर, कि हम किस किस तरह से एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हमारे पास 5 तरह के मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एरर आते हैं। तो हमने देखा सबसे पहला कौन सा हो गया, एक क्या कहलाता है? पैरिटी चेक। पैरिटी चेक,
पैरिटी चेक में दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं राफे? साथ साथ बोलते जाओ, सुन तो रहे होगे एहसन क्या कह रहा है। पैरिटी चेक क्या बताया एहसन ने राफे? एक होता है इवन पैरिटी और एक होता है ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ वन की तादाद है, नंबर ऑफ वंस, ठीक है, तो वो हो सकते हैं 2, 4, 6, 8 और सो ऑन। और ऑड नंबर कौन सा होता है? नंबर ऑफ वन की तादाद 1, 3, 5, 7, 9 और सो ऑन। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। ठीक है। तो एक तो पैरिटी में हमने ये पढ़ा था, तो पैरिटी में आपको याद होगा ये दो तरह से आता है। एक तो ये आता है कि आपको कुछ दे दिया जाता है और आपसे कहता है कि इसको बनाओ या चेक करो, जैसे हाँ, जैसे कि एक सवाल दे दिया। अब इस सवाल में इसी सवाल को दो तरह से देख रहा है। कहता है कि आपसे अगर कहा जाए यहाँ पे कि सवाल पढ़ो, और सवाल में कह रहा है कि कंसीडर करो ये एक पैरिटी बाइट है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक एक वाला जो हिस्सा होता है, यानी एक हिस्सा जो होता है हम खाली छोड़ देते हैं पैरिटी के लिए। तो कहता है कि इस एग्जाम्पल में अगर हम इवन पैरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इवन के लिए हमें यहाँ क्या लगाना होगा वो ये पूछ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वन को चेक करते हैं। अगर ये वन एक, ये दो, ये तीन और ये चार, तो ये चार हो गए ना, ऑलरेडी इवन में है, तो हम इसकी जगह क्या प्लेस कर देंगे राफे? जीरो प्लेस कर देंगे। और अगर हमसे नीचे जाके देखो और वो कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, और यही सेम सवाल है, लेकिन उस अब इस सेम सवाल में आपसे कह रहा है कि अब आप क्या करो, आप ऑड के लिए इसको चेक करो। किसके लिए चेक करो? ऑड के लिए। तो जब और आपको कह रहा है कि ऑड के लिए चेक करो, तो आपने देखा 1, 2, 3, 4, इसका मतलब ये इवन आ रहा है, तो ऑड बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 1। ठीक है राफे, क्लियर है? जी सर। अच्छा, उसके बाद एक्टिविटी 2.4 के अंदर अगर देखो, ये आ गए, नीचे आ गए। तो ये तो खैर एक्टिविटी है, इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि आप जो है जैसे जैसे वो बोल रहा है, यानी कि अगर उसने बोला है कि भाई इवन पैरिटी का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ये चेक करोगे कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं। जैसे यहाँ पे इवन पैरिटी कह रहा है, तो आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, तो इसलिए यहाँ वन लगा दो, सही है ना। और अगर कहीं ऑड कह रहा है, तो ऑड का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो ये ऑलरेडी ऑड में मौजूद है, तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे? वापस समझ में आया? अच्छा, हाँ, नहीं ऊपर से कहाँ रहा, वो ऐसे दो सवाल करा दी, और क्या करें। तो ये आ गया। अब बाकी आ जाओ 2.5, ठीक है। 2.5 पे, अच्छा, अब यहाँ देख लो। अब वो ये कहता है कि इसमें ये बताना है कि सवाल मुख्तलिफ तरीके के आते हैं ना, जैसे इसमें कह रहा है कि भाई ये बताओ कि किस वाली के अंदर एरर आएगा। जैसे कह रहा है इवन पैरिटी इस्तेमाल हुई है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें इवन है 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब इसमें क्या है? गड़बड़ है। तो सिर्फ वो ये तुमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि वो वाली बता दो जिसमें गड़बड़ है, क्योंकि इसमें इवन बोल रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस्तेमाल हुई है, तो बेसिकली 6 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए, तो उसमें की गड़बड़ है। अगर आपसे वो कहता है ना कि ये वाला हिस्सा है जो इवन पैरिटी का है, तो फिर आप उसकी करेक्शन कैसे करोगे? आप यहाँ पे जीरो काटोगे और उसकी जगह क्या डाल दोगे? 1। फिर आपको समझ में आया? जी सर। वो तो पेपर में इंस्ट्रक्शन जो देगा ना, डिपेंड तो ये कि इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन में अगर दे दे कि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वाली है वो पैरिटी बिट है, तो वहां पे फिर तुम्हें प्लेस करना हो। सही है? तो ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल इसी का आता है। जैसे वो पिछला वाला जो हमने पढ़ा था वो पैरिटी बाइट था, बाइट का मतलब उसमें 8 बिटें आती थी। अब यहाँ जब हम कर रहे हैं, वो 8 बिट्स पे काम कर रहा था। ये सवाल कहलाता है पैरिटी ब्लॉक वाला। कौन सा कहलाता है? पैरिटी ब्लॉक। पैरिटी ब्लॉक में क्या होता है, पैरिटी ब्लॉक में बाइट्स ऐसे भी होती हैं, और पैरिटी ब्लॉक में आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ देखते हो। सवाल आपको गौर से देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, राफे क्या इस्तेमाल कर रहे हो, जिसको मैंने हाईलाइट किया।
इवन पैरिटी। पैरिटी ना, तुम अपना माइक ऑफ नहीं रखो करना, ऑन रखो। इवन पैरिटी, इवन का मतलब है अब हम रॉ में भी और कॉलम में भी क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ वन की तादाद। हम देखो यहाँ देखते हैं, ये एक, एक दो तीन चार पाँच छः, ये वाला सही है, इवन है ना, छः आ रहा है। दूसरे वाले में एक दो तीन चार, ये भी सही आ रहा है। तीसरे वाले में एक दो तीन चार पाँच छः, ये भी सही है। हम नीचे देख लेते हैं इसमें, ये जो आ रही है ना बाइट एट, जब हम करते करते नीचे जाएंगे, बाइट एट पे पहुंचेंगे तो बाइट एट पे हमें एक दो तीन मिल रहा है। तो हम इसको एक और वन कहाँ लगाएंगे, अभी तो देखना पड़ेगा ना। बेसिकली हमें पहले ये पता चल गया कि जो असल गड़बड़ है वो कहाँ है, बाइट एट में। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे रॉ में चल रहे थे वैसे ही किस में चलेंगे राफे, कॉलम में। कॉलम में चलेंगे, कॉलम में चलेंगे ना। जैसे रॉ में चल रहे थे वैसे कॉलम में, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम पे हमें पता चल जाएगा। तो अब हम अगर कॉलम में देखें तो कॉलम में इस वाले को देख लो, बिट 5 को, उसमें कहता है ये एक वन, ये दो वन, ये तीन वन, ये चार वन और ये पांच वन। हालांकि इवन का मतलब ये कि पांच नहीं होने चाहिए थे, तो इसका मतलब है बिट 5 पे गड़बड़ है और बाइट 8 पे। तो 2 मार्क का सवाल आता है तो तुम्हें बताना होता है कि मसला कहाँ है, लेकिन पता है मार्क पूरा कहाँ मिलेगा तुम्हें, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। तरीकेकार क्या है, ये तो पता चल गया कि बिट 5 में और बिट बाइट 8 में मसला है, लेकिन तरीका क्या होगा, आप लिखोगे बाइट 8 जो कि रॉ 8 है, हैज इनकरेक्ट पैरिटी, ये पूरा लिखना होगा कि बाइट 8 और उसकी रॉ 8 पे ये मसला है। देयर आर 3 वन बिट, ये लिखना जरूरी है। 3 वन बिट का मतलब इसमें वन कितनी दफा आ रहा है, एक दो और तीन, ये रॉ 8 आ गई ना, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन और ये 8। तो ये तो रॉ 8 हो गई। इसी तरह कॉलम क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच छः, बिट 5 का कॉलम है ना, बल्कि हाँ बिट से शुरू करोगे। तो कॉलम कितना आ गए भाई, बिट 5 आ गया और कॉलम 5 आ गया। ठीक है, हैज इनकरेक्ट पैरिटी, इसकी भी इनकरेक्ट पैरिटी, और कितनी है इसके अंदर, एक दो तीन चार पाँच, तो इसमें कितनी बिट्स हैं, 5। तो इसके इंटरसेक्शन पे जो बिट आ रही है वो गड़बड़ है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इस वन को हटा के अगर आप जीरो कर दोगे तो आपका एरर खत्म हो जाएगा। काफी ये बात समझ में आती है, लिखनी पड़ेगी। अगर ये लिखोगे जो तुम्हें 2 मार्क या 3 मार्क का आएगा, उसमें ये लिखना है जो मैंने हाईलाइट किया। काफी बताओ बेटा, समझ में आया। जी सर। चलिए ये तो हो गया। अच्छा अब क्या है, तो ये तो एक सवाल इस तरह से भी आ जाएगा, चेकसम मैक्सिमम बाय मैक्सिमम, ये जो सवाल आते हैं ना, चेकसम चेक डिजिट, ये सब 3-3 2-2 मार्क के आते हैं, यानी इसकी डिस्क्रिप्शन याद करनी है आपको। ठीक है, जैसे चेकसम का मतलब क्या बताया था मैंने, तुम्हें याद है जब मैं चेकसम करा रहा था तो मैंने कहा था चेकसम ये होता है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, नहीं नहीं चेकसम ये नहीं है। चेकसम ये था, चेकसम ऐसा होता है कि जब आप बिट्स भेजते हो ना, मैं बताता हूँ, जैसे चेकसम में आप डाटा भेज रहे हो, डाटा तो 1 0 की फॉर्म में ही जाता है ना, ऐसे ही है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ आ गया। चेकसम में क्या होता है, चेकसम में ऐसा होता है कि जब आप डाटा भेजते हो ना, तो डाटा के साथ उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके भेजते हो, जैसे 1 2 4 8 16 32 64 128। आप समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, जैसे हम लिखते हैं उसकी जी बिट्स। सर। तो अब जहां जहां वन है उसको ऐड कर लो, 128 32 8 4 12 और एक 13, सही किया मैंने। 128 32 लिख के इसको एक साथ सम कर दिया, तो 128 और 32 तो तुम्हारे पास 160 बनता है, और 13 मिलाओगे तो 173। तो चेकसम क्या होता है, चेकसम ऐसा होता है कि जब तुम ये पूरी बाइट ये भेजते हो ना, तो इसके साथ तुम लगा के क्या भेजते हो, 173, ताकि जब रिसीविंग एंड पे जब ये जाए, ये तो सेंडर है, पॉइंट समझो। तो होगा क्या, जब रिसीविंग एंड के ऊपर ये डाटा जाएगा, ठीक है, और जब रिसीविंग एंड पे पहुंच के ये डाटा 10 10 11 0 0 पहुंचा, क्या पहुंचा, 1100। तो ये बताओ इस वाले में और पहले वाले में क्या फर्क है, ये जीरो का फर्क आ गया, यानी यहाँ पे तो वन जा रहा था लेकिन यहाँ क्या चला गया, जीरो। तो क्या इसका सम भी वही आएगा, नहीं आएगा ना, फर्क पड़ जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे इस 1 की वजह से वैल्यू 173 के बजाय यानी 173 के बजाय 172 हो जाएगी। तो इसका मतलब है सेंडिंग से रिसीविंग एंड के ऊपर गड़बड़ डेटा की हुई है। इस चीज को आप कहते हो चेकसम। आपने समझ में आया जी कि सर। डेटा डेटा के साथ ही देखो क्या तो रहा है, checksum is a method to check if data has been changed or corrupted during transmission. Data is sent in blocks. डाटा सेंड कर दिया जाता है ब्लॉक में और उसके साथ एडिशनल वैल्यू लगा दी जाती है जिसको आप क्या कहते हो चेकसम। तो एंड ऑफ ब्लॉक के अंदर तो आखिर में लगा दी थी मैंने। तो प्रोसेस क्या है कि व्हेन अ ब्लॉक ऑफ डाटा इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड, जब आप कोई भी ब्लॉक ऑफ डाटा ट्रांसमिट करने जाते हो तो उसका चेकसम कैलकुलेट होता है। मैंने यहाँ पे इसका चेकसम कैलकुलेट किया, कर लिया था 173। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेशन इज डन यूजिंग एग्रीड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब है स्टेप्स, कोई भी स्टेप लगा के आपने उसका चेकसम कैलकुलेट कर लिया। द चेकसम इज देन ट्रांसमिटेड विद द ब्लॉक ऑफ डाटा। फिर उसी चेकसम को आप ट्रांसमिट करते हो ब्लॉक ऑफ डाटा के साथ। एट द रिसीविंग एंड, जब आप रिसीविंग एंड के ऊपर जाते हो यानी जब रिसीवर की तरफ चला जाता है तो चेकसम दोबारा से क्या होता है, रिकैलकुलेट होता है। अब ये जो रिकैलकुलेटेड चेकसम है और जो आपके पास चेकसम आया है कैलकुलेट होके, उन दोनों को मैच करता है यानी रीचेक को और जो चेकसम भेजा गया है। अगर ये दोनों चेकसम जो होते हैं वो सेम होते हैं तो ट्रांसमिशन में कोई भी गड़बड़ नहीं होती, नहीं तो फिर आपको चेकसम को रीसेंड करना होता है। आसान है ना। A checksum is a block of data. Number one, it is sent with the data. Number two, checksum is checked against the one, यानी checksum को जब आप रिकैलकुलेट करते हो तो रिकैलकुलेट करने के बाद आप उसको चेक करते हो किससे, जो भेजा गया होता है, जो ट्रांसमिटेड होता है। तो अगर रीचेक किया हुआ और जो ट्रांसमिटेड किया हुआ उन दोनों को मैच कराओ, तो अगर वो सेम है चेकसम सही है और अगर नहीं है तो फिर चेकसम सही नहीं है। हाँ भाई राफे आया समझ में, रिसेंट तो होगा ना। तो कह तो रहा है अदरवाइज अ रिक्वेस्ट इज मेड टू रीसेंड द ब्लॉक ऑफ डाटा। जी राफे बताइए समझ में आया। जी सर। इको चेक, इको चेक तो नॉर्मली आपने देखा इको क्या होता है, आप कुछ बोलते हो और वही चीज आपके पलट के आ जाए। तो इको चेक में ऐसे होता है कि इको में आप एक डाटा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा है सारे ट्रांसमिशन मेथड एरर डाटा एरर डिटेक्शन मेथड कहलाते हैं कि अगर डाटा भेजा जा रहा है और उसमें कहीं एरर आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। कहता है कि इको चेक में जब डाटा सेंड करते हो किसी भी डिवाइस पे तो वो डाटा अगेन सेंडर को भेजा जाता है। यानी ऐसा है मुझे आपको कुछ भेजना है और मुझे भेजने के लिए किसी रिलायबल बंदे की जरूरत है, तो मैं पहले ना उससे कुछ सामान भिजवा के देखता हूँ। तो मैंने और तुमने डिसाइड ये कर लिया कि हम उस बंदे से पहले एक सामान भिजवाएंगे, ठीक है। उससे हमने एक सामान भिजवाया, अच्छा मैंने आपको बता दिया मैं ये सामान भिजवा रहा हूँ। अच्छा वो सामान आपको पहुंच गया, आपको जब पहुंचा और जो मैंने पिक्चर भेजी थी एग्जैक्टली वही चीज निकली। अब क्या हो गया, हमें ले जाने वाले पर एतबार हो गया यार ये सही लेके जाता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पे ये काम होता है जिसका हम कहते हैं इको चेक। इको चेक का मतलब क्या है, जो चीज आप भेज रहे हो वही आपको वापस रिटर्न होके मिल गई। तो इको चेक में यहाँ क्या कहते हैं, डाटा आपने एक डिवाइस को भेजा और वही डाटा दोबारा सेंडर को वापस दे दिया गया, यही चेक करने के लिए ना कि ट्रांसमिशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो कहता है द सेंडर कंप्यूटर कंपेयर टू सेट ऑफ डाटा। टू सेट ऑफ डाटा का मतलब कौन सा, जो उसके पास नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो कॉपी हुई और इसने भेजी। हाँ यही है ना, जैसे मैं आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास कंप्यूटर में मौजूद है और मैंने उसका प्रिंट निकाल के आपको भेज दिया। अब आपने क्या किया, आपके पास जब वो प्रिंट गया यानी जाहिर है अब लेके जाने वाला तो लेके जाएगा ना उसको। अब हो सकता है वो लेके जाने में उसमें तब्दीली भी कर दे, लेकिन अगर उसने कोई तब्दीली नहीं की इसका मतलब है उसने उसको नहीं खोला, उसने कोई कोशिश उसमें चेंज करने की नहीं की। अब आपने क्या किया, आपने दोबारा जब आप तक वो पहुंचा, मैंने एक डॉक्यूमेंट एसन को भेजा, एसन ने वो डॉक्यूमेंट वापस मुझे भेज दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट पहले से रखा हुआ था सॉफ्ट कॉपी में और जो हार्ड कॉपी में एसन ने मुझे रिटर्न किया, मैं उनको दोनों को देखूंगा अगर उसमें कहीं पे कोई चेंजेस नहीं है। या चलो मैं कहा था मैंने यूएसबी में डाटा भेजा, एक डाटा मेरे पास था मैंने एसन को यूएसबी में भेज दिया, अब एसन ने वो यूएसबी दोबारा मुझे ही वापस भेज दी। तो देखो यहाँ पे यही बात तो कह रहे हैं कि डाटा इज सेंड टू डिवाइस, अनदर डिवाइस, दिस डाटा इज सेंड बैक अगेन टू द सेंडर।
फिर सेंडर को ये डाटा दोबारा वापस भेजा जाता है। द सेंडर कंप्यूटर कंपेयर टू सेट ऑफ डाटा। अब जब आपके पास आ गया तो अब आप दोनों डाटा को चेक करोगे, एक जो पहले आपने भेजा था और एक जो आपके पास मौजूद है। अगर उन दोनों के दरमियान कोई गड़बड़ आई तो इसका मतलब है ट्रांसमिशन में मसला है, जो लेके जा रहा है उसमें मसला है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि देखो ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला मेथड रिलायबल क्यों नहीं है। ये रिलायबल इसलिए नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड पांडा वाले डिलीवरी करते हैं। अब आपकी बेकरी है, आपने केक भेजा, आपने केक बिल्कुल बेहतरीन प्रॉपर पैकिंग में करके भेज दिया, लेकिन जब वो जिसके घर तक डिलीवर होना था, रिसीवर के घर पे डिलीवर होना था, वहां पहुंचा तो वो खराब हो गया, यानी झटके लगने की वजह से अगर हुआ तो वो केक खराब हो गया। अब जो जिस तक पहुंचा है, अब वो बंदा क्या बोलेगा, वो बंदा ये बोलेगा कि भाई ये तो आपने गलत भेजा है, यानी बेकरी वाले को क्लेम करेगा। पॉइंट समझा रहे हैं, हालांकि बेकरी वाले का इशू नहीं है बाइक से। अच्छा, अब जिसने भेजा है बेकरी वाले ने, लेट्स सपोज उसको पैसे रिटर्न करने हैं राइडर को। राइडर लेके गया कि वहां पे उसने दिया, जब बंदे ने उसको पैसे वापस किया तो वो बेकरी को रिटर्न करेगा। जो बंदे ने पैसे दिए वो ओरिजिनल नोट थे, ओरिजिनल थे, लेकिन राइडर के पास जेब में कोई नकली नोट था, चाहे जान को चाहे ना हो। जब राइडर ने उसको दिए, क्या कहते हैं, बेकरी वाले को वापस दिए, तो फिर क्या हुआ, फिर अब जो बेकरी वाला है वो तो क्लेम ये करेगा ना कि भाई ये तो जो नोट जाली है, लेकिन जिसके घर पे भेजा गया था वो तो कहेगा नहीं ये तो मैंने तो सही नोट दिया था। इसका मतलब है जो गड़बड़ हुई है वो कहाँ हुई है, जो कोरियर वाला था जो इसका काम लाने ले जाने का उसके एंड पे हुई है, तो उसका मतलब ट्रांसमिशन में मसला हुआ है। तो इको चेक ये चीज होती है। तो इको चेक में एग्जैक्टली ये होता है कि दो सेट ऑफ डाटा को चेक किया जाता है, अगर दो सेट ऑफ डाटा मैच नहीं करता तो फिर आपको दोबारा डिसेंड करना होता है। लेकिन ये वाला मेथड रिलायबल इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें आपको नहीं पता होता कि जो गड़बड़ हुई है वो सेंडर की तरफ से हुई है या रिसीवर की तरफ से हुई है। तो ये है, तो समरी इसकी ये कहती है कि कॉपी ऑफ डाटा इज सेंड बैक टू द सेंडर। एक कॉपी सेंडर को भेजी जाती है। द रिटर्न डाटा इज कंपेयर्ड। जो रिटर्न डाटा होता है वापस आया हुआ वो ओरिजिनल डाटा से चेक होता है। अगर कोई डिफरेंस नहीं होता, जो डाटा होता है वो विदाउट एरर के भेज दिया जाता है। तो टू सेट ऑफ डाटा आर डिफरेंट, अगर दो सेट ऑफ डाटा डिफरेंट है तो फिर एरर अकर हो जाता है किसी ना किसी स्टेज पे ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो ये आपका इको चेक होता है। यहाँ तक बात क्लियर है।